हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। एंड मैं मोहित राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शकुंतला क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के एसएससी सीजीएल टीयर 3 का जो रिज़ल्ट है वो एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। और इसी के रिगार्डिंग एसएससी ने अपनी अपनी वेबसाइट पे एक राइटअप पब्लिश किया है जिसमें आपको फर्दर प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, कट ऑफ्स के बारे में बताया गया है, नेक्स्ट राउंड के बारे में बताया गया है। यानी कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो नेक्स्ट राउंड के बारे में बता दी गई है कि भाई इतने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है फर्दर टीयर 4 के लिए। इसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के कॉल्स एंड मैसेजेस भी मेरे पास काफ़ी आए हैं। स्टूडेंट्स को पूरी डिटेल्स में जानना है कि सर अब हम लोगों का टीयर 3 का रिज़ल्ट आ चुका है, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टीयर 4 के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करें, क्या प्रोसीजर फॉलो करें, ताकि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि अब अगला स्टेप भी अच्छे से पार कर सकें। क्योंकि देखिए क्या है ना कि स्टूडेंट्स कोई भी स्टूडेंट जो अभी तक टीयर 3 को क्वालिफाई करके टीयर 4 में पहुंचा है, रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ को फेस करते हुए टीयर 3 क्रॉस किया है और कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा आसमान को छू चुकी है इस बार। बहुत से स्टूडेंट शॉक में हैं, बहुत से हैप्पी भी हैं, कुछ शॉक में इसलिए हैं क्योंकि एसएससी सीजीएल में इस बार क्या रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। हाई देखो इस वजह से भी गई है, एक तो नॉर्मलाइजेशन है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड जो स्टूडेंट थे जिनको लग रहा था कि भाई इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, उनका भी मनचाही लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, और आया भी है तो वो उस लिस्ट में जाना नहीं चाह रहे थे। बट वही है कि इस बार कुछ कर पाना मुश्किल है। इस बार क्या एसएससी के लिए कुछ भी कह पाना या कर पाना उनके खिलाफ बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट ही सफ़र करता हुआ रह जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका ही इन लोगों का बहुत ही अलग तरीके से है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लेकर के आता है कट ऑफ में। और फिर वैकेंसीज़ भी एवरी ईयर कम होती जा रही हैं जिसका रिज़ल्ट ये है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है एवरी ईयर इंक्रीज़ होती जा रही है। बट ये वही है कि भाई हम सिवाय मेहनत के और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है ताकि हम आगे की स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकें। एसएससी सीजीएल के हर उस एसएससी सीजीएल के टीयर 4 के हर उस पॉइंट को, हर उस एस्पेक्ट पे डिस्कशन कर सकें जो आप जिसके बेसिस पर आप लोग अपनी आगे की स्ट्रैटेजी, अपनी आगे की जो प्लानिंग है वो उसे कर सकेंगे और क्लियर हो सकेंगे आपके टीयर 4 में। तो टीयर 4 के लिए देखिए जो भी इशू हैं, जो भी आपको गाइडलाइंस चाहिएगी वो मैं आपको 101% प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या है ना, एसएससी ने जो आप लोगों को राइटअप अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रहा है कि एसएससी ने जो भी वेबसाइट पे अपनी पे एक राइटअप पब्लिश किया है उसमें उन्होंने अपने कट ऑफ्स के बारे में बताया है और फर्दर ये भी बताया है कि किस बेसिस पर आगे की चीज़ें रहेंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। एंड आप लोगों की जो डेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, सीपीटी सॉरी आपका जो सीपीटी है, डेस्ट है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस तरह से आगे चल करके होने वाला है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आप देख सकते हो कि टीयर 3 का डिस्क्रिप्टिव का सीजीएल 2019 का रिजल्ट आपको पब्लिश किया है और इसी के बेसिस पर अब आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर फर्दर राउंड, जिसे सीपीटी, डेटा एंट्री, स्किल टेस्ट कहते हैं, और जहां और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट रहेगा, अगर कोई भी कैंडिडेट है जो अपीयर नहीं होता है स्किल टेस्ट में या फेल हो जाता है क्वालिफाई करने से स्किल टेस्ट को, तो ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट वेयर सीपीटी एंड डेस्ट आर मैंडेटरी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन जिन पोस्ट में कंपलसरी है कि भाई देना ही देना है, ऐसी पोस्ट हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे कि किन पोस्ट में सीपीटी मैंडेटरी है और किन पोस्ट में नहीं है। तो जिन पोस्ट में सीपीटी मैंडेटरी है वो आपको सीपीटी क्वालिफाई करना ही होगा, तभी उस पोस्ट को आप लोगों को मिल पाएगी, ठीक है। कौन सी पोस्ट रहेंगी वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। और एसएससी ने जो टीयर 3 के बेसिस पे कितने परसेंट के स्कोर को मिनिमम मान करके शॉर्ट लिस्ट किया है वो इस तरह से है कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी में 30% जिन्होंने टीयर 3 में स्कोर किया था उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में से 25% वालों को कर लिया गया है एंड अदर्स में से 20% वालों को। और इसी टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के बेस्ड के को बेस बना करके ही स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उसी के बेसिस पर ये 4 लिस्ट प्रिपेयर की हैं एसएससी ने। आप लोगों की जो फर्स्ट लिस्ट है जो आने वाली है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, यानी कि AA होगी। हालांकि चारों लिस्ट को लेकर के आप लोगों की कट ऑफ्स आ चुकी हैं और जो कि काफ़ी हाई गई हैं। अब इन्हीं को लेकर के आप लोगों के मार्क्स वगैरह भी आप लोग एसएससी पब्लिश कर देगी अपनी वेबसाइट पे। तो फर्स्ट लिस्ट रहेगी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, सेकंड रहेगी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की JSO,
जिसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये है आपकी थर्ड लिस्ट, जिस पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की नज़र बनी रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसी लिस्ट के अंदर अपने आप को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्रीमी पोस्ट हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट हैं, इसके अंदर काउंट होती हैं, तो स्टूडेंट्स की नज़र इस पर रहती है, कंपटीशन भी अच्छा वाला रहता है। और लास्ट लिस्ट रहेगी फोर्थ लिस्ट, जिसमें पोस्ट अदर देन मेंशन इन प्रीवियस, यानी कि बाकी की 3 लिस्ट को छोड़ करके जो पोस्ट है इंक्लूडिंग डेस्ट वो फोर्थ में रहेगा। उसके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट रहती है, वो मैं आपको आगे चल के डिस्कशन में ले लेंगे ये चीज़। और कट ऑफ बता दिया गया है कि भाई टीयर 3 में क्वालिफाई करने के बाद टेस्ट के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट 1 वालों को किस बेसिस पर लिस्ट बनाई जाएगी। AAO की जो कट ऑफ है वो इस तरह से दे रखी है। 2238 कैंडिडेट्स को इन्होंने अवेलेबल करवाया है AAO के लिए। आफ्टर दैट आप लोग देख सकते हो कि टीयर 3 के मार्क्स के बाद ये CPT की जो लिस्ट है इसको बताया जाएगा। इसके अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इस लिस्ट के लिए देख रहे हैं कि 13,982 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, और इसी पे सब लोगों की नज़र रहती है। और इसी की कट ऑफ आप देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी में, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है, 624 पहुंच चुकी है, और इसी की वजह से स्टूडेंट्स शॉक में हैं कि ये जो कट ऑफ है कितनी हाई चली गई है। बट कुछ कर नहीं सकते हैं, मेहनत करते जाइए। जिनका नहीं हो पाया है 2020 का CGL भी आने ही वाला है आप लोगों का, और जिनका हो गया है वो लोग टीयर 4 के लिए फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये है आप लोगों की लास्ट लिस्ट, लिस्ट 4th, जिसमें इंक्लूड किया गया है डेस्ट के लिए, और इसमें 27,000 स्टूडेंट्स, अराउंड 27,379 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, और इसके बेसिस पर एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जिन स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम दोनों लिस्ट में होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस लिस्ट में थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है, क्योंकि इन केस किसी स्टूडेंट का टीयर 3 लिस्ट 3 में नहीं मिल पाती है पोस्ट, तो फिर वो सारे स्टूडेंट इस लिस्ट के लिए भी एलिजिबल तो रहते ही हैं, तो वो इस लिस्ट को फिर जॉब तो सभी को चाहिए, तो वो छोड़ते नहीं हैं, फिर इस वाली लिस्ट के अकॉर्डिंगली डेस्ट दे करके अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अब देखते हैं कैंडिडेट्स को जो इंस्ट्रक्शंस उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि SSC ने पहले ही कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टीयर 3 को क्वालिफाई किया है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को टेस्ट डॉक्यूमेंट स्किल टेस्ट के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर एक से ज़्यादा लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं या उनका नाम एक से ज़्यादा लिस्ट में है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को अलग अलग स्किल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा या अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। दे जस्ट नीड टू गो वंस, चाहे वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या उन लोगों का स्किल टेस्ट हो। और जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा उसको फाइनल कंसिडरेशन के लिए भी नहीं लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं क्वालिफाई इन लिस्ट 3, उन लोगों को CPT के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर CPT विल नॉट बी कॉल्ड फॉर डेस्ट सेपरेटली। इसका कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4 दोनों में जिनका नाम होता है, उन लोगों लिस्ट 3 में क्या है, CPT है। CPT का में 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है टाइपिंग, दूसरी होती है आपका एक्सेल, तीसरा होता है आपका पावर पॉइंट। तो यानी कि CPT का फर्स्ट मॉड्यूल क्या हो गया, टाइपिंग, और डेस्ट भी क्या है, टाइपिंग। तो जिन कैंडिडेट्स का दोनों लिस्ट में नाम है उनकी टाइपिंग अलग अलग नहीं होती है, वो CPT देने जाते हैं और CPT वाली टाइपिंग को ही उनकी डेस्ट के लिए भी कंसिडर कर लिया जाता है। हाँ, जिनका नाम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली लिस्ट में होता है उन लोगों को सेपरेटली डेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ता है, लेकिन जिनका नाम लिस्ट 3 में भी है और 4 में भी है उनको डेस्ट के लिए अलग से अपीयर नहीं होना पड़ता। थर्ड स्टेप को मैं वो यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। और कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट्स हैं डिक्लेयर होंगे क्वालिफाई इन लिस्ट 4 एक्सक्लूडिंग दोज क्वालिफाइड CPT विल बी कॉल्ड फॉर डेस्ट। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको समझाया कि जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हैं लिस्ट 4 के लिए उन लोगों को CPT के लिए बुलाया जाएगा, और सिर्फ उनको जिनका नाम सिर्फ लिस्ट 4 में है, और जिनका नाम दोनों में है वो लोग तो लिस्ट 3 के थ्रू ही, CPT के थ्रू ही कंसिडरेशन में आ जाने वाले हैं। और बाकी जो रहेगा डिटेल्ड ऑप्शंस आपको वेरियस पोस्ट का, डिपार्टमेंट्स का स्टूडेंट्स को इधर ऑनलाइन बिफोर DV और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Candidate will not be considered for a post and ministry or department organization if she or he has not indicated his or
प्रेफरेंस फॉर इट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिया जाएगा, मतलब पहले ही अपलोड कर दी थी वेबसाइट पर। उसको डाउनलोड करके प्रॉपरली फिल करके अपने साथ ले करके जाना होगा। उसी के बेसिस पर आप लोगों को डिपार्टमेंट्स का अलॉटमेंट होता है, और अगर वो नहीं कर पाते हैं ऐसा प्रेफरेंस के लिए तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है फिर जॉब्स के लिए। ऑप्शंस कंफर्म एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज योर फाइनल एंड विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल करके देते हैं वही फाइनल होता है। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और इस तरह की किसी भी रिक्वेस्ट को एसएससी एंटरटेन नहीं करती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए आपको बहुत से पैरामीटर्स पर नज़र रखनी पड़ती है। सभी स्टूडेंट्स का पोस्ट प्रेफरेंस का क्राइटेरिया अलग होता है। किसी को डिपार्टमेंट की चाह होती है, किसी को पर्टिकुलर लोकेशन की चाह होती है, कुछ प्रमोशंस को मद्देनज़र रखते हैं, कुछ को वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स हर चीज़ को तोल मोल करके उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में जाता है और अपने लिए पोस्ट प्रेफरेंस एक अच्छे तरीके से लेकर जाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही और अपने हर पॉइंट पे सोच के विचार विमर्श करके अच्छे से डिस्कस करके सर्च करके उसके बाद उसको फॉर्म को पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। Shortlisted candidates in Tier 1, Tier 2 and Tier 3 will appear for the skill test and document verification as per the following, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में होगा उन लोगों को डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उन लोगों का किसी भी तरह का कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और लिस्ट 3 वाले कैंडिडेट्स को CPT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों के लिए एक साथ बुलाया जाएगा, एंड लिस्ट 4 के स्टूडेंट्स को टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और शेड्यूल जो रहेगा CPT का, टेस्ट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, वो उनकी रीजनल वेबसाइट्स पे बता दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब से डेली बेसिस पर अपनी रीजनल वेबसाइट्स को SSC की फॉलो कर दीजिएगा। जो भी अपडेट रहे बिल्कुल आपको अप टू डेट रहना है। कोई इशू रहे तो अपनी रीजनल वेबसाइट से संपर्क करना है आप लोगों को, बैठे नहीं रहना है। SSC एंटरटेन नहीं करती टाइम निकल जाने के बाद। अब जान लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट्स में कि सर CPT किस पोस्ट में रहेगा। अगर मेरे को ये डिपार्टमेंट लेना है तो क्या मेरे को और रियली पोस्ट लेनी है तो क्या मुझे CPT देना है। तो आज एक बार जान लेते हैं कि, और आज का जो वीडियो है इसको बनाने का बेसिक पर्पज़ यही था। यहाँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए नहीं लाया कि मुझे आप लोगों के साथ जो है कट ऑफ्स को डिस्कस करना था। कट ऑफ्स आप लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यूट्यूब पे सभी टीचर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उसका एनालिसिस लेकर के आ चुके हैं, इसलिए मैंने कट ऑफ्स का ऑपरेशन नहीं किया है यहाँ पे, वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को Tier 4 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का। टेस्ट क्या है, CPT क्या है, किस तरह से प्रोसीजर रहेगा, किस पोस्ट में CPT है, किस पोस्ट में टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब डिस्कशन के लिए ही आज का ये वीडियो बनाया गया है। एंड CPT के लिए जो क्लासेस रहेंगी वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए 1 by 1 एक्सेल की, पावर पॉइंट की जो क्लासेस है वो मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। 1 by 1 हम चलेंगे। इतनी मैं श्योरिटी आप लोगों को देता हूँ कि जो भी आपको क्लासेस में करवाने वाला हूँ मैं कंटेंट, उससे बाहर SSC में कुछ भी नहीं आने वाला, ये मेरी श्योरिटी है। मैं उसमें आप लोगों को 97% कंटेंट उसी में से होने वाला है। 3% आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपको यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी SSC है, थोड़ा बहुत चेंजेस कभी कभी लास्ट मोमेंट पे कर देती है, बट अभी तक 2016, 17 और 18 के स्टूडेंट को CGL करवाया है और CHSL के स्टूडेंट्स को टाइपिंग भी सिखाई है। तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को टू द पॉइंट कंटेंट दे सकूं, ताकि आप लोग अच्छे से क्लासेस अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा CPT को लेकर के। मैं हूँ आप लोगों के लिए हर तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने के लिए, आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाने के लिए, इवन कंटेंट्स वगैरह भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जितने भी PDFs होंगे मैंने टेलीग्राम पे आपके लोगों के लिए ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वैसे आप चैनल में जा कर के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये फॉलोइंग पोस्ट हैं जो SSC कंडक्ट कराती है CPT। पहला है आप लोगों का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कहाँ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है आप लोगों का CSS में, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। यानी कि अगर आप लोग एज ASO वर्क करना चाहते हैं इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज तो आप लोगों को CPT क्वालिफाई करना ही होगा, उसके बाद ही आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। इसी तरह से अगर आप ASO के रूप में काम करना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तब आप लोगों को CPT क्वालिफाई करना होगा। ये है आपकी दूसरी पोस्ट।
थर्ड वन है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFH यानी कि आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर में भी अगर आप लोग एज ए ASO वर्क करना चाहते हैं तो आप लोगों को CPT क्वालिफाई करना ही होगा। फोर्थ वन है आपकी असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, असिस्टेंट GSI इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड रिमेनिंग 3 जो भी हैं आप लोगों की जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो चाहे सेंट्रल एक्साइज की हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर की हो या फिर एग्जामिनर की हो। अगर आप लोगों को इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए तो भी आप लोगों को CPT देना होगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ना ही टाइपिंग होती है और ना ही आप लोगों से CPT के लिए पूछा जाता है। बाकी की जो ये इन पोस्ट के लिए आप लोगों से CPT पूछा जाता है और अगर आप लोगों की नज़र इन पोस्ट पर है तो आप लोगों को CPT क्वालिफाई करना ही होगा एनी हाउ। एंड ध्यान रखिएगा यही सब पोस्ट हैं जो अच्छे रैंक की हैं और सब मोस्ट ऑफ दी मतलब जो एक अच्छे लेवल की पोस्ट है सभी में CPT पूछा जा रहा है। तो CPT बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। CPT में जो भी कंटेंट रहता है ईजी रहता है, इवन दो स्टूडेंट्स को चीज़ें आती भी हैं, लेकिन मेन मोटिव पता है क्या होता है, मेन इशू जो स्टूडेंट्स का रहता है वो रहता है उनकी नॉलेज को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में जा करके डिलीवर कर पाना। वो कई बार नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से उनका CPT में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और डिस्क्वालीफाई होने की वजह से ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, ऐसी पोस्ट मिल जाती हैं जिनमें CPT नहीं था, बट मनचाही पोस्ट तो हाथ से रह ही गई ना, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। तो इसीलिए जब आप लोगों ने Tier 3 तक इतनी मेहनत की है तो Tier 4 पे आकर के बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है। कंटेंट पे ट्रस्ट रखिएगा। कंटेंट जो भी आप लोगों को मैं CPT क्लास में करवाने वाला हूँ उससे बाहर से SSC CPT में नहीं पूछने वाली है। जो भी गाइडलाइंस होंगी बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट डाल सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सारे PDF वगैरह भी अवेलेबल करवा देने वाला हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देखो, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट बेसिकली SSC की लैंग्वेज में टाइपिंग को ही डेस्ट बोला जाता है। तो ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। जो हम लोगों की टाइपिंग, जो आप लोगों की टाइपिंग होती है उसी को SSC ने नाम दिया हुआ है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट यानी कि डेस्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ही कंडक्ट करवाया जाता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका CPT भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा और आप लोगों का डेस्ट भी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। इसमें कोई कट ऑफ वगैरह नहीं आती है, बस क्वालिफाई करना होता है। हाँ, क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होगा? CPT का क्राइटेरिया मैं आपको CPT क्लासेस के दौरान डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। एंड टाइपिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगली क्लास में मैं आप लोगों को टाइपिंग की सारी गाइडलाइंस बता दूंगा। पहले तो क्या था कि स्टूडेंट्स लैब में आकर के मेरे साथ सीख लिया करते थे टाइपिंग, बट अब कोरोना की वजह से वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और हाँ, SSC की टाइपिंग इतनी टफ भी नहीं है। इनफैक्ट इस बार क्या लास्ट टाइम से ही बहुत ईजी हो गई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि टाइपिंग के लिए एक हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी दी जाती थी आप लोगों को। उस कंटेंट को आपको विथिन 15 मिनट विथ 95% एक्यूरेसी के साथ टाइप करके देना होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो ऑन स्क्रीन डेटा मिलता है, तो बहुत ईजी हो गई है टाइपिंग। तो अब अभी से अगर आप लगोगे ना टाइपिंग करने सीखने के लिए भी, अगर आप बेसिक से भी सीखते हो अभी से ही, तो भी टिल एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से 30+ की स्पीड अचीव कर लोगे। और SSC मांगती है आप लोगों से जितनी भी टाइपिंग, अगर किसी भी उसमें पूछे SSC CGL में आप लोगों से, तो 27 की स्पीड ही मांगती है। तो 27 की स्पीड बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं है, बहुत इजीली आप सीखते सीखते अचीव कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप लोग टाइपिंग करें, किस तरह से आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और किस तरह से एग्ज़ाम में टाइपिंग का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स का कई बार डाउट रहता है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। वैसे तो SSC अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि भाई ये दीज आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू कैरी एट द टाइम ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक रफ लिस्ट प्रिपेयर कर दी है। आप बना के आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, एक वैलिड फोटो ID बेयरिंग, एक वैलिड फोटो बेयरिंग ID प्रूफ होना चाहिए। फिर वो चाहे आप लोगों का आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या आप लोगों का वोटर ID कार्ड हो। ठीक है, तो ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। ठीक इसी तरीके से क्लास 12th की और 10th की मार्कशीट आपके होनी चाहिए, उनकी फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी। एंड आई थिंक सेल्फ अटेस्टेशन से ही काम चल जाता है शायद से। एक बार उसके बारे में भी SSC अपनी वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन डालेगी वो बता देगी कि सेल्फ अटेस्टेशन चाहिए या नहीं चाहिए। और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की, अगर अवेलेबल नहीं हो पाती है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी वर्क करेगी। SC ST OBC सर्टिफिकेट को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप लोगों को देना है। इन केस कभी कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाता है
कि कुछ अब बिल्कुल अर्जेंटली नहीं है आप लोगों के पास उस टाइम पर, तो एसएससी में आप लोगों को एक टू डू लिस्ट करके एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है, जिसमें क्या क्या आप लोग दे चुके हैं और कुछ नहीं दे पाते हैं तो वो आपको कुछ दिन का टाइम दे देती है कि इस डेट आपको ड्यू डेट मिल जाती है कि इस ड्यू डेट तक जो डॉक्यूमेंट आप एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दे पाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा दीजिएगा। बट वो आपको करवाना होगा, नहीं उसके बाद फिर आप लोगों को फर्दर टाइम नहीं मिलता है, और बल्कि अभी से ही कोशिश कीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही कलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वो नौबत ही ना आए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एसएससी में जॉब मिलती है और एसएससी तो हर छोटी सी बात पे भी आपको परेशान करने के लिए तैयार है। ठीक है, और आपको अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में SC ST OBC का सर्टिफिकेट, SC ST के सर्टिफिकेट में कोई इशू रहता नहीं है। मोस्ट ऑफ दी जो मैंने इशूज़ देखे हैं स्टूडेंट को वो रहे हैं OBC में, उसमें क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर का थोड़ा सा इशू रहता है, तो वो भी आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें OBC सर्टिफिकेट की जो कंडीशन है उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर एज रिलैक्सेशन आप लोगों ने लिया है, उसको अवेल किया है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्टिफिकेट या फिर NOC देनी होगी। और अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और हाँ, अगर आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड या कोई भी आपको हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं आप किसी भी एक में, तो जो भी मतलब हो आप लोगों को किसी को भी, तो उसको अपना स्पेसिफिक जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी देना होगा। और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आपको लेके जानी है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 3-4 ले जाइएगा, यूटिलाइज हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन लेके जाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई इशू होगा, कोई भी डाउट है, आप लोग मुझे आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं कि चैनल पर ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर भी अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में चीज़ जाननी है तो आप लोगों के पास टेलीग्राम पर चैनल बना दिया गया है, वहाँ पे आप कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एंड अब चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग भी अप टू डेट रह सकें। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड कोई इशू रहे तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपना डाउट डालिएगा। एंड सेफ़ रहिए भाई, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई इशू रहे तो मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।